हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी मित्रों का स्वागत है अपने चैनल टेक्निकल कंप्रेशन वेरियस पे। चलिए साथियों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं खान सर का जो आया है अभी बुक दरोगा का, बिहार दरोगा खान सर का जो आरबीडी पब्लिकेशन का है। उस बुक का मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए, ये हमारा आप लोग देख सकते हैं बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा न्यू एडिशन है। आप लोग देख सकते हैं जिसमें हम लोग 19 हल प्रश्न है, 10 प्रैक्टिस सेट है और देख सकते हैं खान सर का है। और साथ में इस बुक्स में आपको सामान्य अध्ययन और बिहार जी के भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और मिसलिनियस। तो साथियों, ये खान सर का बुक्स है। हम लोग इसमें बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा इसमें मुग़ल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत। तो चलिए, आप लोग देख सकते हैं। तो बिना देरी किए आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए, पहले हम लोग ये सब पढ़ेंगे। इसमें हम लोग इस पार्ट को 2 पार्ट में भाग में बांटेंगे। तो ये हमारा मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास साथियों, चलिए हम लोग मध्यकालीन इतिहास ख़त्म करेंगे। जो मध्यकालीन इतिहास में हमारा जो मेजर टॉपिक है, दो मध्यकालीन इतिहास में मेजर टॉपिक है। एक है दिल्ली सल्तनत, एक क्या है दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी, और दूसरा है मुग़ल डायनेस्टी। तो साथियों, इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत में 600 से 700 क्वेश्चन इस बुक से कवर करेंगे। 600 से 700 क्वेश्चन, और मुग़ल का 800 से 900 क्वेश्चन इस बुक का है। इसको कवर करेंगे। 2 पार्ट में वीडियो रहेगा। पूरा टॉपिक वाइज एकदम शुरू से अंतिम तक ख़त्म करेंगे। एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आप लोगों का मुग़ल और दिल्ली सल्तनत का नहीं जाएगा। और मुग़ल काल से और दिल्ली सल्तनत से हर एग्जाम्स में 8 से 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो साथियों, बहुत यूजफुल ये सेशन होने वाला है हमारा। और हमारा बात करते हैं अभी खान सर का क्लास नोट्स जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चल रहा है इस चैनल पर। तो बायोलॉजी का 1 पार्ट अपलोड हुआ है और केमिस्ट्री का 3 पार्ट। तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। और बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार पुलिस और बिहार एसआई तीनों का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को भी लगाइएगा। तो चलिए, हम लोग आते हैं बिना देरी किए अपना टॉपिक पे। चलिए, बात करते हैं मध्यकालीन भारत। इस्लाम का उदय तथा अरब आक्रमण 22 अप्रैल 570 से लेकर 8 जून 632 तक, जिसमें इस्लाम का उदय 62 साल तक रहा था भारत में। कुरान के धार्मिक कानून को क्वेश्चन नंबर पहला, कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा गया। मदीना के कुरैश तथा मुस्लिमों के बीच 3 युद्ध हुआ: जंगे बदर, जंगे उदह, जंगे खंदक। तो जंगे बदर हुआ था 624 में, जंगे उदह हुआ था 625 में, और जंगे खंदक ये हुआ था 627 में। आगे है इस्लामिक कानून बादशाह को राजनीतिक संस्था स्वीकार नहीं करता था, इसलिए उत्तराधिकारी के नियम को भी नहीं माना जाता था। मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरब के 2 सफल आक्रमण भारत पर हुए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन, कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा गया। मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरब ने 2 बार सफल आक्रमण किया था भारत पर। पहला आक्रमण किया था 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण किया था 711 में ही किया था बुदैल के नेतृत्व में। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से भारत आया। वेरी इंपॉर्टेंट। कासिम ने जिस स्थानों पर आक्रमण किया वह देवल है, नेउन है, सेहवान है, शीशम है, रावर है, ब्राह्मणबाद है, अलारी है और मुल्तान है। राजा दाहिर की मृत्यु रावर की लड़ाई में हो गया। कासिम ने दाहिर की पुत्रिया सूर्य देवी परिमल देवी को ब्राह्मणबाद से पकड़ा था। नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है, बजहारा शीशम के जाटों का सेनापति था। वह कासिम के शीशम पर आक्रमण के समय मारा गया। नेक्स्ट जो देखिए, ये हाइलाइट्स क्वेश्चन इसलिए किए हुए हैं ताकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आया हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम तथा खलीफा वहीद की मृत्यु 714 ईस्वी में हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग
जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था मोहम्मद बिन कासिम। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है भारत पर अरबों का पहला आक्रमण 636 ईसा पूर्व खलीफा उमर के समय थाने पर हुआ था। थाने कहाँ है? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे बात करते हैं। आगे है पश्चिम से भारत में प्रवेश के 3 स्थल मार्ग कौन कौन थे? तो पहला था हैबर की घाटी, बोलन की घाटी, मकरान की तट और एक था जल मार्ग। सर विलियम म्योर के अनुसार सिंह विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नए युग का आरंभ किया। गिवन के अनुसार हजरत मोहम्मद सअ ने एक हाथ तलवार तथा दूसरे हाथ कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया। तीसरा है सुलेमान 9वीं सदी के भारत आगमन के समय प्रतिहार शासक मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज था। पाल शासक धर्मपाल देवपाल था। अल मसूदी 10वीं सदी में आया। भारत का आगमन प्रतिहार शासक उसमें महिपाल था और राष्ट्रकूट का शासक इंद्र तृतीय था। चलिए साथियों आगे हम लोग देखते हैं। आगे है दूसरा है तुर्की आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम का हो गया। अब तुर्की आक्रमण देखते हैं। गजनी वंश की स्थापना अल्पगीन ने किया था। इसे यमनी वंश भी कहा जाता है। सुबुतगीन अल्पगीन का एक दास था जो बाद में उसका दामाद भी बन गया। 977 में गजनी के सिंहासन पर बैठ गया। आगे है सुबुतगीन की मृत्यु 999 में हो गया। उसके समय साम्राज्य में अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। साथियों अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। महमूद गजनवी सुबुतगीन का पुत्र था। वेरी इंपॉर्टेंट। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुतगीन का। वह सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यमीनुद्दौला तथा अमीन उल मिन्नत की उपाधि दिया। अब बात करते हैं आगे। महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या था? तो महमूद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया था मध्यकालीन भारत में, तो मुल्तान का शासक था उस समय करमाथी सिया फतेह दाउल। सिंध अरब, भारत की स्थिति सिंध का था अरब में। हिंदू कुश का शासक था जयपाल। कश्मीर का था लोहार वंश का संग्राम राज। कनौज का था राज्यपाल प्रतिहार वंश का। बंगाल में महिपाल पाल वंश का। दक्षिण भारत में चोल चालुक्य। दिल्ली अनंतपाल तोमार वंश। आगे बात करते हैं हम लोग। दिल्ली अनंगपाल तोमार वंश। गुजरात दुर्लभ राज चालुक्य वंश। बुंदेलखंड चंदेल वंश। आगे है बैहिंद का युद्ध महमूद तथा अनंतपाल के बीच हुआ। महमूद के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उदभांडपुर थी। महमूद ने संस्कृत लिखे सिक्के चांदी जारी किए। वेरी इंपॉर्टेंट। महमूद ने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया और कुछ प्रमुख आक्रमण निम्नलिखित नीचे है। तो साथियों ये आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि महमूद गजनी ने 1001 से लेकर 1027 के बीच 17 बार आक्रमण किया। आता है एग्जाम्स में एक क्वेश्चन साथियों, जिसमें इनका फेमस आक्रमण कौन कौन है? तो चौथा आक्रमण मुल्तान पर 1005 में। 12वां आक्रमण कनौज मथुरा 1018 में। 14वां आक्रमण ग्वालियर और कालिंजर पर 1021 में। 15वां आक्रमण गुजरात पर 1024 में। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर शिव जी की मूर्ति चुरा के ले गया 1025 में। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। और अंतिम था सिंध मुल्तान 1027 में और कश्मीर 1015 से 16। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं महमूद की सेना में हिंदू सेवंत राय और तिलक भी शामिल थे। महमूद के प्रमुख दरबारी कौन कौन थे? अलबरूनी, उतबी, बैहाकी, फिरदौसी, जारी, तुसी, उनसुरी, असदी और फारूकी। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय महमूद गौरी को जाता है। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? महमूद गौरी को जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग। गौरी का दूसरा आक्रमण 1078 गुजरात पर हुआ। इस बार उसे भीम द्वितीय की सेना से हार का मुंह देखना पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट। पूछेगा गौरी को प्रथम बार किसने हराया? तो भीम द्वितीय ने हराया। यह आपको जो रोशन आनंद सर का सेट है उसमें दिया हुआ है। आगे है इस समय गुजरात के चालुक्य का राजा मूलराज द्वितीय था। गौरी की हत्या हो गया 1206 में। गोरखों के सिंधु के किनारे दमशक नामक स्थान पर हो गया। तो साथियों आगे हम लोग देखते हैं।
चलिए आगे अब हम लोग आते हैं। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत करेंगे और मुगल साम्राज्य करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए मोमल दर्रे से होकर सिंध पहुंचा। मोमल दर्रे इम्पोर्टेंट है। गोमल दर्रे से सिंध पर पहुंचा। गौरी की सेना का प्रमुख सेनापति कौन था? तो गौरी जी जो थे, इनका सेनापति खारबाग थे, खरमेल थे, इलाह थे, मुकलबा थे, यालदौज थे और खुबाचा और ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में राजपूत सेना की कमान गोविंद राय, खांडेल राय और बदमाशा रावल के हाथों में थी। तराइन के दूसरा जो युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था और पहला हुआ था 1191 में। पहला में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, दूसरा में गौरी जीत गया। तो बात करते हैं हम लोग। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ऐबक की सेनापति का एक सरदार था। 1202 में अभियान के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था कुमारगुप्त ने। किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने बनाया था। और इसको ख़त्म किसने किया? बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया। आता है एग्जाम्स में क्वेश्चन साथियों, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है मोहम्मद गौरी के। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। गौरी ने 56 ग्रेन वजनी एक अन्य सिक्का देहलीवाल चलाया। 64 ग्रेन से 66.5 ग्रेन वजन के सोने के सिक्के चलाए, जिस पर लक्ष्मी की आकृति थी। तांबे के सिक्के का वजन 37.5 से 48 ग्रेन तक था। उत्तर भारत पर तुर्की की विजय एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, प्रोफेसर मोहम्मद हबीब के अनुसार। आगे बात करते हैं हम लोग। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था तथा गजनी में इस वंश का अंतिम शासक अरसलान था। गौरी पूर्ण रूप से 1203 में सुल्तान बन गया और तुर्कों से लगातार पराजित होने पर हरिराज चौहान ने आत्महत्या कर दिया। चलिए अब हम लोग गौरी और मोहम्मद बिन कासिम को देख लिए। अब हम लोग आते हैं दिल्ली सल्तनत पर। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, दिल्ली सल्तनत पर हम लोग आते हैं, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट यह सेशन है और इम्पोर्टेंट यह हमारा टॉपिक रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए। तो आइए बिना देरी किए हम लोग आते हैं। दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। आगे इसको याद रखिएगा, GKTSL, इसको आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। आपको BPSC में आपको ये श्रृंखला वाइज पूछेगा कि यानी कि आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में या फिर क्रम अनुसार दिल्ली सल्तनत के यानी कि वंश के बारे में आप लोग बताइए। तो आप लोग को क्वेश्चन में मिक्स रहेगा, आप लोग को सेट करना होगा। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। GKTSL आप लोग रट लीजिए इसको। चलिए पहला है गुलाम वंश। 1206 से लेकर 1290 तक रहा था गुलाम वंश। पहला इसका शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गौरी का गुलाम था। इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक था। याद कर लीजिएगा, पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 1210 तक। ऐबक को निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी ने खरीदा था। काजी के पुत्रों से गौरी ने ऐबक को खरीदा था। ऐबक को लाख बख्श कहते हैं, पील बख्श कहते हैं, हातिम द्वितीय कहते हैं तथा कुरान खां कहते हैं। यह चारों उपनाम किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। आगे बात करते हैं। प्रोफेसर हबीबुल्लाह खान ने गुलाम वंश को मामूल वंश की संज्ञा दी थी। मामूल वंश किसका उपनाम है? गुलाम वंश का। आगे है दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक इलवारी तुर्क जाति के थे। साथियों वीडियो का हम लोग फास्ट कर रहे हैं इसलिए ताकि हमारा जो भी है इसमें 6 से 8 पेज में जितना भी हमारा क्वेश्चन है 600 से 700 क्वेश्चन, उसको जल्दी कवर करेंगे। साथियों वीडियो लंबा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से 4 से 5 क्वेश्चन का सवाल है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का कार्य शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। शुरू किया था। इसे पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को है। इसकी ऊंचाई 240 फीट है। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा यह क्या है? एक मस्जिद है और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों।
तो कुतुब मीनार का शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ख़त्म किया इल्तुतमिश ने। 240 फीट है। 4 क्वेश्चन। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। भारत में सुल्तान की उपाधि का प्रचलन तुर्कों ने किया। गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक उसके भारतीय प्रदेशों का शासक हुआ। मतलब गौरी का जो भारत में जो शासन था, जिस क्षेत्र में, उसका मेन अब मालिक बन गया ऐबक। 25 जून 1206 को सिंहासन रूढ़ हुआ, मतलब सिंहासन पर बैठ गया 25 जून 1206 को। लाहौर ऐबक की राजधानी थी। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। आगे बात करते हैं। उसके राज्य को 1208 में गजनी के शासक महमूद द्वितीय ने मान्यता दे दिया। आगे है ऐबक गुलाम था गौरी का। ऐबक ने ताजुद्दीन यालदौज की पुत्री से विवाह किया तथा नासरुद्दीन कुबाचा से अपनी बहन का विवाह किया। ऐबक की मृत्यु 1210 में हो गया चौगान पोलो खेलते समय। वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा कि चौगान खेलते समय किस शासक का मृत्यु हो गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, घोड़े से गिरकर। उसे लाहौर, राजधानी उसका तो था ही, तो लाहौर में ही दफनाएगा। आगे है फख ए मुदबिर तथा हसन निमाजी ऐबक के दरबार में रहते थे। ऐबक 1208 में दास्ता से मुक्ति मिली और गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। आगे बात करते हैं हम लोग। अब हमारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद आ गया कौन, इल्तुतमिश, जो कि कुतुब मीनार को पूरा किया था। इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। सुल्तान बनने के समय वह बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। गौरी का दास कौन था, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन का दास कौन था, कुतुबुद्दीन किसका दास था, तो ये ऐबक का दास था। ऐबक ने उसे गुजरात अभियान से लौटते समय खरीदा था। खोखलो के युद्ध के दौरान उसकी प्रतिमा से खुश होकर 1205 में गौरी ने ऐबक को उसे मुक्त कराने का आदेश दे दिया। इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह 1229 में मिला। अब बन गया ये। आगे है, इसे खिलहत कहा गया। किसको कहा गया खिलहत, इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली सल्तनत का पूछेगा वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। आगे बात करते हैं हम लोग। इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया। वेरी इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम्स में कि अस्थायी सेना का गठन किसने किया, तो प्रथम शासक इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के जारी करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश था, जिसको हम लोग जीतल टक्का सिक्का नाम देते थे। शुद्ध अरबी भाषा में था यह। इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे इक्ता, इससे इल्तुतमिश, इससे इक्ता, इससे इल्तुतमिश। चालीसा ए दुर्गानी विभाग का गठन इल्तुतमिश ने किया। चालीसा ए तुर्गानी विभाग का स्थापना इल्तुतमिश ने किया। आगे है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से वैधानिक सम्राट की मान्यता प्राप्त किया था। खलीफा से सुल्तान ए आजम की उपाधि भी इनको मिल गया। खलीफा तो था ही और सुल्तान ए आजम की उपाधि भी मिल गया इल्तुतमिश को। मिनहाज उल सिराज ने तबकात ए नासिरी, इम्पोर्टेंट है पूछेगा, तबकात ए नासिरी किसने लिखा है, तो ये मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। इस संबंध में लिखा है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र, आभूषण और उपहार को सुल्तान, उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। आगे है, इसने सल्तनत की राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर किया। वेरी इंपॉर्टेंट। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी था लाहौर। और इल्तुतमिश राजधानी कहाँ बनाया, इल्तुतमिश ने बना लिया दिल्ली को राजधानी, लाहौर से दिल्ली। उस समय दिल्ली लाहौर सब एक ही देश में था, इंडिया में था। उस समय पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। बात करते हैं, निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था। इल्तुतमिश के समय चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण किया। वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा, मंगोल का आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, तो चंगेज खान के नेतृत्व में हुआ। मंगोल का आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, चंगेज खान के नेतृत्व में हुआ। और उस समय शासक कौन था, इल्तुतमिश था, दिल्ली का शासक। अवध में पृथु का विद्रोह इल्तुतमिश के काल में ही हुआ है। तो साथियों, आगे बात करते हैं, इल्तुतमिश के सैन्य अभियान कौन कौन था, तो एलदौज से तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 में। तराइन का प्रथम हुआ था 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। और तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में। साथियों, तराइन का तीसरा युद्ध बहुत किताब में नहीं है, इस खान सर के किताब में हमको मिला है, अच्छी बात है। 1215 में हुआ तराइन का तीसरा युद्ध। कुबाचा से संघर्ष 1217 से 28, रणथंभौर अभियान 1226, मंदसौर 1227, ग्वालियर 1231। और आगे बात करते हैं,
इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान बामियान के विरुद्ध हुआ। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अंतिम अभियान बामियान के विरुद्ध हुआ। बयाना पर इसके बाद बयाना पर आक्रमण करने जाते समय रास्ते में वह बीमार हो गया और इल्तुतमिश 1236 में मृत्यु प्राप्त हो गया इल्तुतमिश को। अब इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। चांदी का टका 175 ग्रेन के था चांदी का, और तांबे का जितल 22 से 33.5 ग्रेन का था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने का परंपरा भी चलाया था इल्तुतमिश ने। इम्पोर्टेंट है। आगे है कुतुबुद्दीन। इल्तुतमिश ने 1231-32 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया और शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने पूरा किया। भारत में सबसे पहला मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट। सुल्तानगढ़ी, इसे सुल्तानगढ़ी कहते थे। पूछेगा एग्जाम्स में कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। या फिर ऐसे पूछेगा सबसे पहला भारत का मकबरा कौन है? तो सुल्तानगढ़ी। दिल्ली में मदरसा ए मुइजी तथा बदायूं ए नासिरी मदरसा भी इल्तुतमिश ने बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। आरबी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुता का वास्तविक आरंभ इल्तुतमिश ने ही किया है। तो साथियों, हमारा 2 पेज क्लियर हुआ। अब आगे आइए, आगे यहाँ से हम लोग देखते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट क्या है तो देखिए, इल्तुतमिश ने कहा था भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहार रूप में संभव नहीं है। नहीं समझे? जैसे कि इसको देखिए, इल्तुतमिश ने कहा था भारत अरब नहीं है, दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहार रूप में संभव नहीं। मतलब यह दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं। इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को हम्स ए अदरक कहा गया। इल्तुतमिश के पुत्र बहराम शाह के समय नायाब ए मामालिकत के नए पद का सृजन हुआ। आगे इल्तुतमिश के मानक सिक्का टका था। आगे देखिए, इल्तुतमिश के तांबे तथा मिश्र धातु के सिक्के पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। चांदी के सिक्के पर नहीं हुआ था। सिक्कों के एक और बगदाद का खलीफा अल मुंतसिर का नाम अंकित होता था। और एक टका यानी चांदी को कहते हैं। एक चांदी बराबर 48 तांबा और 192 तांबा बराबर 490 दिरहम। अब आइए, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिए, इल्तुतमिश पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट कर लीजिए। रजिया सुल्तान 4 साल तक शासन किया, 1236 से लेकर 1240 तक। अब इन्होंने क्या क्या किया, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला, रजिया सुल्तान रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठा। दिल्ली की जनता के सहयोग से बैठा, न कि गौरी, इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के वजीर के नाते। तो ये रजिया जो थे, यह दिल्ली की जनता के अनुसार सहयोग से सिंहासन में बैठा। वह भारत के प्रथम मुस्लिम शासिका थी। वेरी इंपॉर्टेंट। पूछेगा एग्जाम्स में, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। जमालुद्दीन याकूब एक अविश्वसनीय मालिक था। रजिया ने इसे अमीर आखुर का पद दिया था। कुछ लोग रजिया और याकूब के बीच प्रेम संबंध का भी आरोप लगाते थे, लेकिन यह गलत है। रजिया बेगम का पतन प्रमुख कारण उसका महिला होना ही था। मतलब महिला था, इसी कारण उसका साम्राज्य का पतन हो गया। आगे बात करते हैं नासरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। नासरुद्दीन इल्तुतमिश का पौत्र था, मतलब पोता था। वह 10 जून 1246 को गद्दी पर बैठा। इसने बलबन को उलूग खान की उपाधि दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बलबन पढ़ेंगे। दीवाने अर्ज ये सब बलबन ने शुरू किया था। तो बलबन को उलूग खान की उपाधि किसने दिया? नासरुद्दीन महमूद ने। बलबन को उलूग खान की उपाधि किसने दिया? नासरुद्दीन बलबन ने। अमीर हाफिज का पद दिया। उसके समय बलबन क्या था? नायब पद पर था। चलिए एक झलक हम लोग मार लेते हैं। चलिए, आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आराम शाह, लेकिन यह फेमस नहीं हुआ। हाँ, एक इम्पोर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बना था।
ये एग्जाम्स में आता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, इल्तुतमिश मार देता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासन करता है तो इल्तुतमिश मार देता है, लेकिन ये नहीं, ये गलत है साथियों। एग्जाम्स में आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना, आराम शाह। फिर उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236, फिर रुकुमुद्दीन फिरोज शाह, फिर रज़ा सुल्तान, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन महमूद, फिर नासिरुद्दीन महमूद और लास्ट में बलबन। लास्ट में कौन था साथियों, बलबन। लास्ट में कौन था, बलबन। चलिए अब हम लोग आते हैं और 10 में कैकुबाद शमसुद्दीन क्यूमर्स था। तो आगे बात करते हैं। ऐबक ने आराम शाह से इल्तुतमिश को रोककर रजिया और बहरे अलाउद्दीन नासिर की गद्दी बैठने का हुक्म दे दिया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब फेमस तो कोई है ही नहीं बलबन के अलावा। इसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश था उसमें फेमस कौन कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान था और बलबन था। KERB, ये चार को माइंड में रखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं पहला पॉइंट पर। बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन किसका गुलाम था, इल्तुतमिश का, तथा इलवारी जनजाति का तुर्क था। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासरुद्दीन से कर दिया। इस अवसर पर उसे उलुग खान की उपाधि तथा नायाब ए मामलिकात की उपाधि हासिल हो गया। दिल्ली सल्तनत का सबसे निरंकुश शासक बलबन था। सबसे निरंकुश शासक कौन था, बलबन था, जिसने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दृढ़ एवं सीमांत नीति का अनुसरण किया। आयरन ऑफ ब्लड, जिसको कहते हैं हिंदी में लौह एवं रक्त की नीति, बलबन ने शुरू किया। हजारों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, हजारों बार। क्या तो लौह एवं रक्त की नीति किसने शुरू किया था, बलबन ने शुरू किया था। आगे है चालीसा तुर्गानी विभाग का दमन बलबन ने किया। चालीसा तुर्गानी बल का दमन किसने किया, चालीसा ए दुर्गानी विभाग का दमन किसने किया, बलबन ने। अमीर खुसरो व अमीर हसन बलबन के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है, चलिए आगे देखते हैं। अमीर खुसरो एटा मध्य प्रदेश का निवासी या यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने सितार ए कव्वाली का आविष्कार किया। इसे तूतीय हिंदी भी कहते हैं। अमीर खुसरो को हम लोग तूतीय हिंदी भी कहते हैं। भारत में नवरोज पर्व का प्रचलन बलबन ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट, नवरोज पर्व किसने शुरू किया भारत में, बलबन ने। बलबन ने स्वयं को अफ्रेसियाई वंश मतलब उच्च कुल घोषित किया। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया। राजा पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसका प्रतिपादन किसने किया, बलबन ने। बलबन ने आगे क्या किया, तो बलबन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दे दिया, साथ ही उसका नाम सिक्कों पर खुदवाया। बलबन के समय 1279 में बंगाल में तुगरील खान ने विद्रोह किया। अब पूछेगा बंगाल में तुगरील खाने का विद्रोह किसने किया, बलबन ने किया। बंगाल में तुगरील खाने का विद्रोह किसने किया, बलबन ने किया। कब किया, 1279 में किया। आगे है मलिक मुकोदिर। मलिक मुकद्दिर अली को तुगरील का सिर काटने के उपलक्ष्य में तुगरील कुश उपाधि प्रदान किया। सल्तनत काल में बलबन ने सर्वप्रथम दीवाने आरिज गठन किया और इसके बाद उसकी अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय इमादु मुल्क को गया। आगे बात करते हैं। बलबन के बड़े पुत्र शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु मंगोल के युद्ध में हो गया। अमीर खुसरो ने अपने दरबारी जीवन शाहजादा मोहम्मद के समय में ही आरंभ किया था। बर्नी ने बलबन की वसाया का संकलन किया है और बलबन के समय दिल्ली का कोतवाल मलिक फखरुद्दीन था। आगे बलबन भारत का पहला शासक था जिसने जिले इलाही शुरू किया था। जिले इलाही किसने शुरू किया था, बलबन ने। जिले इलाही किसने शुरू किया था, बलबन ने। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। बलबन ने बदायूं के इक़्तिदार मलिक बकबक को जनता के सामने कोरों से पिटवाया, क्योंकि उसने एक दास को पीट कर मार डाला था। आगे है, बलबन ने इक़्ताओं के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किया। तो ये साथियों बलबन तक हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग अब आते हैं खिलजी वंश में। किस में आते हैं, खिलजी वंश में। खिलजी वंश
1290 से 1320, 1290 से 1320 खिलजी वंश, 1290 से 1320 खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत के काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय 1290 से 1320 केवल 30 वर्ष में शासन किया। प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। इम्पोर्टेंट है, खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था और अंतिम शासक नासरुद्दीन खुसरो शाह था। नासरुद्दीन खुसरो शाह था अंतिम शासक। आगे है, सल्तनत काल में उच्च पद पर भारतीयों की नियुक्ति की प्रथा खिलजी काल से शुरू हुआ था। क्या कहता है, सल्तनत काल में उच्च पदों पर भारतीय की नियुक्ति की प्रथा खिलजी काल में शुरू हुआ। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था। मलिक छज्जू कौन था? बलबन का भतीजा। जलालुद्दीन ने उसे कारा मानिकपुर का सूबेदार बनाया। उसने 1290 में ही विद्रोह किया, लेकिन जलालुद्दीन ने उसके साथ नम्रता का व्यवहार किया। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आइए, पेज नंबर 44। देखिए क्या कहता है जलालुद्दीन के समय 2 बार मंगोल आक्रमण किया। मंगोल 2 बार आक्रमण किया जलालुद्दीन के समय, और आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। पहला हलाकू के पौत्र अब्दुल्लाह के नेतृत्व में और दूसरा चंगेज खां के नाती उलुग खां के नेतृत्व में। आगे उलुग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 4000 मंगोल ने क्या कर लिया? इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल कर लिया। आगे कहता है वे दिल्ली में ही बस गया। इन्हीं मंगोलों को नव मुसलमान कहा गया। क्या कहा गया? नव मुसलमान। कालांतर में जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह उलुग खान से कर दिया। उलुग खान से कर दिया। आगे आइए, आगे कहता है दीवाने वकूफ़ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया। दीवाने वकूफ़ की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरअस्प था। किसका नाम? अलाउद्दीन खिलजी। ये इंपॉर्टेंट है। जलालुद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है। चलिए आधा घंटा हो चुका है साथियों, जल्दी खींचते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुरअस्प था। वह 22 अक्टूबर 1296 को जलालुद्दीन का वध कर दिया और सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया। वेरी इंपॉर्टेंट। सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसको मिला? अलाउद्दीन को। इसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो अलाउद्दीन के समय प्रमुख युद्ध कौन कौन हुआ था? तो पहला नव मुस्लिम विद्रोह 1299 खम्स के प्रश्न पर। भतीजे अकत खान का विद्रोह। तीसरा भांजे अमीर उमर का विद्रोह। तीसरा हाजी मौला का विद्रोह। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने विद्रोह के कारण को समझाने पर इसने उन्मूलन के लिए 4 अध्यादेश जारी किया। इनका अध्यादेश है कुछ, उसके बाद आइए। इसके बाद क्या कहता है? मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन के समय हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। पूछेगा कि खिलजी वंश के किस शासक के समय मंगोलों ने सर्वाधिक विद्रोह किया? तो अलाउद्दीन के समय। आगे है जफर खान की मृत्यु मंगोलों के विद्रोह अभियान के समय हुआ था। आगे है नसरत खान की मृत्यु रणथंभौर अभियान 1299 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति जफर खान, उलुग खान, नसरत खान, अलप खान थे। अलाउद्दीन ने अपने विश्व विजय अभियान को अपने प्रमुख सहयोगी अला उल मुल्क की सलाह पर त्याग दिया। अलाउद्दीन विंध्याचल पर्वत पर पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। कश्मीर, उड़ीसा, बंगाल, बिहार उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। दक्षिण में पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन का प्रमुख विजय कौन कौन था? तो पहला गुजरात का विजय कर लिया, रणथंभौर का कर लिया, चित्तौड़गढ़, मालवा, सिवाना, जालौन ये सभी कर लिया। गजनी द्वारा ध्वस्त किए गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कुमारपाल ने कराया। अलाउद्दीन के सेनापति ने इसे फिर से लूटा। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए महमूद गजनी ने क्या किया था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। तो जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा तो इस सोमनाथ मंदिर को फिर से जीवित किसने किया? कुमारपाल ने किया। और जब कुमारपाल ने जीवित कर दिया ना, तो फिर अलाउद्दीन का जो सेना था उसने फिर से लूट लिया। आगे बात करते हैं कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया और तथा उसने अपनी प्रिय रानी बनाया। आगे काफूर हजार दिनारी को नसरत खान
ने गुजरात अभियान के समय खंभात में खरीदा था। काफूरी को ताज उल मुल्क की उपाधि दिया। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन ने शुरू किया। वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा, सैनिक जो होता है सेना, उसको कैश वेतन प्रथा किसने शुरू किया? अलाउद्दीन ने। बाजार नियंत्रण, वेरी इंपॉर्टेंट, बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन ने शुरू किया। मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन ने शुरू किया। ये सब साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस सबको रट लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सैनिकों को हुलिया नोट एवं घोड़ों को दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली सैनिकों के भले के लिए चालू किया गया था। घोड़ों दागने की प्रथा शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद कैश वितरण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन का जो सेनापति था उसने कुमारपाल द्वारा जो सोमनाथ मंदिर को जीवित किया गया था उसको फिर से लूटा। आगे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया। वही पांड्य। आगे है पांड्य, चेर, चोल, ये सब दक्षिण भारत का शासक था, साम्राज्य था। शरीयत के नियमों की अवहेलना करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। क्या हो गया? रुकिए साथियों, एक बार फिर से इसको ठीक कर लेते हैं। सैयद वंश हो गया। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक वंश। चलिए, यहाँ पर हम लोग थे। चलिए आगे है, शरीयत के नियमों की अवहेलना करने वाला हिंदू दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन था। खम्सकर एक लुटकर था। खम्सकर एक क्या था? लुटकर था, आता है एग्जाम्स में। आगे, धर्म एवं राजनीति को पृथक करने वाला शासक, धर्म को अलग और राजनीति को अलग करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। भूमि माप की प्रथा, बिगहा एवं विश्वा प्रथा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, 10 कट्ठा बराबर होता है ना 1 बीघा, तो ये बिगहा जो प्रथा था शुरू किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया भारत में। आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दक्षिण अभियान रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, अभियान तथा चित्तौड़गढ़ ये भी राजस्थान में है, के समय अमीर खुसरो के साथ गए थे। फिर खुसरो ने चित्तौड़ किले में के विषय में लिखा है कि हिंदुओं का स्वर्ग और 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा कौन सा है? चित्तौड़ किला। गौरा और बादल चित्तौड़ की राजपूत सेना में थे। पद्मावत, वेरी इंपॉर्टेंट, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है पद्मावत। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने शेर खान के समय में किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, अलाउद्दीन खिलजी देवनागरी के शासक रामचंद्र देव के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया, उससे राय राहन की उपाधि दिया। इसके अलावा उसे स्वर्ण छत्र 1 लाख स्वर्ण टका और गुजरात के नौसारी की जागीर प्रदान कर दिया। किसको? रामचंद्र देव को। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र द्वितीय से मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन मालवा का शासक महमूद द्वितीय, इसका हुमायूं, मीर जुमला, शाहजहां, नादिर शाह, मोहम्मद शाह, शाहसुदा, रंजीत सिंह, दिलीप सिंह, डलहौजी अब ब्रिटिश राजमहल में है। तो ये सब था, अलाउद्दीन से शुरू हुआ और ब्रिटिश राजमहल में पहुंच गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग अलाउद्दीन की दक्षिण विजय मलिक काफूर के नेतृत्व में। यादव वंश देवगिरी 1307 से 8 सिंहन देव थे। काकतीय तेलंगाना का था वारंगल, प्रतापगढ़ रुद्र द्वितीय, होयसल 1310 से 11, द्वार समुद्र वीर बल्लाह तृतीय, पांड्य मावर 1311 वीर पांड्य, पुनः देवनागरी सिंहदेव, होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय। अलाउद्दीन खिलजी छत्र, एक मुकुट तथा 10 लाख टके की थैली प्रदान किया। अलाउद्दीन के समय होने वाले मंगोल आक्रमण एवं उसके सेनापति, तो मंगोल ने जो अलाउद्दीन के समय सबसे ज़्यादा आक्रमण किया था 1297 में कादिर खान नेतृत्व कर रहा था, 1299 में सलदी खान नेतृत्व कर रहा था, 1299 में ही कुतलुग ख्वाजा कर रहा था, और इसी के समय आक्रमण में जफर खान मारा गया था। 1303 में तारगी था, 5 में अली बेग ताक और तारगी, 1306 इकलाब। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे है सिंधु नदी 1306 ईस्वी के बाद सल्तनत तथा मंगोल के बीच सीमा। तो प्रशासन के 4 विभाग थे, दीवाने वजारत वित्त मंत्री, दीवाने आरिज सैन्य विभाग, दीवाने रिसालत विदेश और दीवाने इंसा पत्राचार। अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया, वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउद्दीन ने क्या किया? दीवाने रियासत नाम का नए
विभाग का गठन किया। इम्पोर्टेंट है साथियों। तो हम लोग अब आते हैं आगे। आगे क्या है हमारा, तो अभी है, चलिए जल्दी जल्दी खींचते हैं साथियों। हाँ, मुहत शिव का कार्य जन साधारण के आचरण की देखभाल करना और माप तौल का निरीक्षण करना था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीद ए मुमालिक कहलाता था। उसके बाद अस्थायी केंद्रीय सेना रखने वाला अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। आगे है 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को मुतुमान कहा गया। खान की पदवी का अंतिम अलाउद्दीन ने किया था। परम अच्छा, खान की जो पदवी था अलाउद्दीन ने ही शुरू किया था और बिग्घा अलाउद्दीन ने ही शुरू किया था। पायगाह विभाग का कार्य शाही घोड़े नस्ल सुधारने तथा अच्छी नस्ल के घोड़े का प्रबंध भी अलाउद्दीन ने ही किया था। आता है एग्जाम्स में साथियों, आप लोग इसका टेस्ट मॉक टेस्ट लगाइएगा, दिल्ली सल्तनत का एक क्वेश्चन से मिलेगा। अलाउद्दीन का दीवान रियासत याकूब था तथा सहना ए मंडी मलिक कबूर था। वजीर ख्वाजा खातिर नुसरत खां काफूर वजीर थे। दीवाने आरिज जो शुरू किए थे अलाउद्दीन ने। मलिक नासरुद्दीन और मुल्क सिराजुद्दौन थे। दिल्ली कोतवाल आला उल मुल्क थे। चलिए क्या हो जाता है बार बार, तो ये सब कुछ है, इसको चलिए देखते हैं। अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय उसके नायाब वजीर सर्क कयानी को जाता है। खालिसा भूमि के प्रबंध सीधे केंद्र द्वारा लगाया जाता था। अमीर खुसरो को प्रथम बार अलाउद्दीन ने दरबारी कवि नियुक्त किया। अलाउद्दीन का पुत्र शहाबुद्दीन उमर रानी झात्यपाली को पैदा हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, बरनी के अनुसार वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौरा करता था। अलाउद्दीन खिलजी। मुबारक शाह की हत्या जहारिया नामक एक व्यक्ति ने कर दिया और इसके बाद खिलजी वंश का अंत हो गया। खुसरो शाह ने शासन किया 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक। वह उसके बाद क्या है, वह एक धर्म परिवर्तन मुसलमान था। खुसरो वह सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। वेरी इंपॉर्टेंट, खुसरो भारतीय मुसलमान था जो सल्तनत काल में गद्दी पर बैठा। इसने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण किया। अलाउद्दीन ने स्वयं को खलीफा का नायाब नहीं माना था। अंतिम खिलजी शासक मुबारक शाह खिलजी था। अलाउद्दीन के 3 पुत्र खिज्र खान, शहाबुद्दीन उमर और मुबारक खान था। तो साथियों अब हम लोग आते हैं तुगलक में। अच्छा कुछ है और, हाँ तुगलक में आते हैं। तुगलक वंश GKTSL याद है ना, तो GK हो गया, अब T में आ गए। तो 1320 से 1413 तक तुगलक वंश हम लोग पढ़ेंगे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। मोहम्मद बिन तुगलक MBT FTB बहुत ही इंपॉर्टेंट तुगलक वंश है साथियों। गयासुद्दीन तुगलक फेमस नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25। मोहम्मद बिन तुगलक MBT और फिरोज शाह तुगलक, ये FST बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम्स में। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी तक 26 वर्ष तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 तक इससे 1388 तक 37 साल किया और तुगलक शाह ने 1388 से 89 और अबू बकर ने 1389 से 90, नासरुद्दीन महमूद शाह ने 1390 से 94, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 16 दिन किया, नासरुद्दीन महमूद शाह 19 वर्ष किया। तो चलिए हम लोग आते हैं, दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक शासन करने वाला शासक था तुगलक वंश, 94 साल किया था। गयासुद्दीन तुगलक पहला हम लोग पढ़ेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था। उसकी माँ पंजाब की एक जाट तथा पिता तुर्की था। दूसरा, यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण किया। वेरी इंपॉर्टेंट। खान की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने और गाजी का गयासुद्दीन खिलजी ने। गौ से गयासुद्दीन, गौ से गाजी। यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सर्वसम्मति से बैठने वाला पहला शासक था। इस संबंध में प्रोफेसर हबीब ने लिखा है कि वे उसका हाथ पकड़ कर ले गया और सिंहासन पर बैठाकर गयासुद्दीन के खिताब से उसे सुल्तान घोषित कर दिया। आगे कहता है, सुल्तान गयासुद्दीन की आर्थिक नीति को रस्म मियाना कहा गया, जिसको हम लोग तरीक़-ए-एतदाल कहते हैं। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक है। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक, और शुरू किया इसको, नहर का निर्माण किसने शुरू किया? गयासुद्दीन तुगलक। दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही सल्तनत का भाग बनाया गया। वह वारंगल 1323 एवं पांड्य राज्य को जौना खान से जीत लिया। आगे है
दिल्ली राज्य में वारंगल यानी तेलंगाना का पूरा नाम है वारंगल तेलंगाना, जो 2014 में बना था। ये आंध्र प्रदेश से कटकर राज्य ऐसा पहला राज्य था जिसे सल्तनत काल अंग अंग बनाया गया। आगे है, इस समय यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव था। गयासुद्दीन का दूसरा अभियान जौना खान के नेतृत्व में जामनगर के विरुद्ध 1324 में हुआ। यहाँ का शासक भानुदेव द्वितीय था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के एक महल से गिरने के कारण दिल्ली में 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर नामक स्थान पर हो गया। यह लकड़ी का महल अहमद अयाब ने बनाया था। इसके बाद गयासुद्दीन के बाद आता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51, याद रखिएगा। 26 साल शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जौना खान। इसे उलुग खान की उपाधि भी प्राप्त था और राजमुंदरी में इसको खान कहा जाता था, खाने जहाँ। राजमुंदरी अभिलेख में खाने जहाँ कहा गया कि इसको मोहम्मद बिन तुगलक को। सल्तनत काल के सभी शासकों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, योग्य और विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? पढ़ा लिखा था। आगे हम मौलाना गयासुद्दीन इसके शिक्षक थे। मौलाना गयासुद्दीन इसके टीचर थे। इन्हें कुतलुग खान की उपाधि दिया। मोहम्मद तुगलक के विषय में विभिन्न विद्वान का मत क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मानी कि क्लियर नहीं है साथियों। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, आगे देखते हैं। चलिए हम लोग पहले देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक। वेरी इंपॉर्टेंट, विजयनगर साम्राज्य कहाँ है? दक्षिण में है। हरियर बुक्का ने शुरू किया था। और जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ तो दिल्ली का सल्तनत कौन था? MBT। भारत में सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने शुरू किया? MBT। सांकेतिक मुद्रा MBT, विजयनगर साम्राज्य MBT। सांकेतिक मुद्रा के चलन का प्रणाली मोहम्मद बिन तुगलक के सबसे ज़्यादा विवादग्रस्त योजना था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। डबल प्रिंट हो गया है। आगे कहता है, दीवाने अमीर कोही कृषि से संबंधित है। कोही कृषि, कैसे कोही, कैसे कृषि। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक भू राजस्व आधा था। कितना था? 1/2 था। रेहला पुस्तक का लेखन इब्न बतूता था। सांकेतिक मुद्रा तांबे की बनी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1343 में खलीफा अल हकीम द्वितीय से अपने पद की स्वीकृति ली और 1344 में खलीफा के दूत हाजी सईद सरी का भव्य स्वागत किया। MBT ने सल्तनत कालीन सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया। उसके समय में कुल 23 प्रांत थे। आगे हम लोग देखते हैं, इसने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न किया और सल्तनत काल में ऐसा करने वाला पहला शासक। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया था राजा राम मोहन के समय में। और पहला मतलब प्रयत्न किसने किया था? सफल कौन हुआ था पहला करने में? तो MBT के प्रमुख हिंदू पदाधिकारी कौन थे? साईराज मंत्री थे। धारा दक्षिण का नायाब थे। अजीमुर सिंध रतन सिंह सेहवान का राज्यपाल थे। और MBT ने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी से वाद विवाद किया। जम्बू जी से भी वाद विवाद किया। राजशेखर के संरक्षण प्रदान किया। आगे कहता है, अपने अन्य जैन संतों तथा जैन मंदिरों को भी भू अनुदान दिया। यह होली में भाग लेता था। यह पालिताना स्थित शत्रुंजय मंदिर भी बनाया था। MBT ऐसा पहला शासक था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा सालार मसूद गाजी के दरबार की जियारत भी किया था। हजरत नासिरुद्दीन चिरागे दहली मोहम्मद बिन तुगलक के विरोधी थे। इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे आइए। MBT पहला शासक था जिसने सूबे की आय व्यय का रजिस्टर तैयार कराया था। MBT की 4 प्रमुख योजना कौन कौन था? तो इसका यानी कि दोरा साखू याद रखिएगा। दोरा साखू, 2 आब में कर में वृद्धि, 2 के बाद राजधानी परिवर्तन कराया। सा मतलब सांकेतिक मुद्रा और खू मतलब खुरासान अभियान। तो खान सर का ये ट्रिक है, दोरा साखू। आगे देखिए, 2 आब में वृद्धि 1325 से 26। राजधानी परिवर्तन किया 1326-27। सांकेतिक मुद्रा 1329-30 और खुरासान अभियान 1330-31। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी और यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। आगे हम MBT ने दोकानी नामक सिक्का चलाया। सिक्के का यानी कि सोने के सिक्के का नाम दिनार चलाया। चांदी के सिक्के अदनी कहलाया, जिसको टंका कहते हैं। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। राजधानी परिवर्तन करने के बाद सोने का सिक्का जिसकी कहलाया। सिक्का का संबंधी प्रयोग के कारण ही एडवर्ड टॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा। वाह,
इतना अच्छा व्यक्ति थे। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद MBT पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता किया और अकाल संहिता बनवाया। वेरी इंपॉर्टेंट, आता है एग्जाम्स में। किसानों को कुएं खुदवाने, बीज हल खरीदने के लिए कृषि ऋण भी देता था। कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोही कृषि। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह 34 बार हुआ, जिसमें से 27 केवल दक्षिण में ही हुआ था। आगे कहता है प्रमुख विद्रोह। चलिए देखते हैं कुछ। चचेरे भाई बहाउद्दीन सुरसाप ने गुलबर्गा के निकट सागर में 1327 में विद्रोह किया। और इसके बाद दूसरा है मुल्तान के सूबेदार बहराम आयबा 1327-28 में किया। तीसरा बंगाली में हाजी इलियास के विद्रोह 1340-41 में हुआ। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 1341 में चीन के मंगोल सम्राट तोमर लिगुन एक शिष्ट मंडल हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों को देखने के लिए आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वेरी इंपॉर्टेंट, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। वह 1333 में भारत आया और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। कौन? MBT ने क्या कर दिया? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया और 1342 में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेज दिया MBT ने। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बद्र ए चाच नामक एक कवि रहता था। उसने दीवाने चाच लिखा, शाहनामा की रचना किया। शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। बर्नी 17 वर्ष तक उसके दरबार में रहा। इसने तारीख़ फिरोजशाही और फतवाए जहांगारी रचना किया। MBT तथा अलाउद्दीन ने खुम्स का 4/5 भाग लिया। MBT ने उपहार आदि वितरण करने के लिए दीवाने नजर शुरू किया। आगे है सर्वप्रथम मोहम्मद MBT ने ही सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया। बाद में उसे यह प्रथा समाप्त कर दिया। सर्वाधिक टकसाल इसी के समय में शुरू हुआ। MBT खत्म हो गया। अब आते हैं FST फिरोज शाह तुगलक। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन का भतीजा था। गयासुद्दीन तुगलक वंश का पहला शासक था। उसका भतीजा फिरोज शाह तुगलक उसके भाई रज्जब का पुत्र था। MBT का चचेरा भाई था। यह हिंदू माता भट्टी राजपूत रनमल की बेटी और बीबी जैला से उत्पन्न हुआ था। FST फिरोज शाह का राज्याभिषेक 2 बार मार्च 1351 सिंध में और अगस्त 1351 दिल्ली में हुआ। आगे है वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष तुगलक वंश में ही देखा गया। फिरोज शाह तुगलक वजीर मलिक मोहम्मद था। नायाब वजीर मलिक राजी थे। मलिक मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था। मोहम्मद तुगलक ने कवामुल मुल्क की उपाधि धारण किया। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आइए। MBT FST याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग मेरे ख्याल से लास्ट पेज में है। फिरोज शाह ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया था। उसके समय में 2 आब 80 लाख टका की आय होती थी। दिल्ली का कुल राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टका पर पहुंच गया। फिरोज शाह ने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लिया। खीरज कर 1/3, जक़ात कर 2.5%, जजिया पता नहीं, खुम्स 1/5%, 5 भाग। आगे कहता है सर्वप्रथम फिरोज ने ही ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। अब पूछेगा ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। या रट लीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अभी तक हम रुके नहीं हैं, ब्रेक नहीं लिए हैं, 1 घंटा पूरने वाला है साथियों। आप लोग को पसंद आ रहा होगा, हम जानते हैं कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो दिल्ली सल्तनत, हमारा मध्यकालीन का दिल्ली सल्तनत आज हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग मुग़ल काल ख़त्म करेंगे। यह जो है ना मुग़ल और खिलजी, यह मध्यकाल भारत का सबसे मेजर पोर्शन है। इसको कवर आप लोग कर लीजिए। यानी कि 2 वीडियो रहेगा, दोनों को देख लीजिएगा, रिपीट कर के देख लीजिएगा, क्वेश्चन नोट्स बनाइएगा साथियों। कभी भी इससे बाहर न जाइएगा क्योंकि यह खान सर का किताब है। तो जजिया वसूला ब्राह्मण से किसने? FST ने। सिंचाई कर को हम लोग हक ए सर्व कहते थे। 10% लेने वाला पहला शासक था। सिंचाई कर किसने शुरू किया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। उसने राजस्व के अनुमान लगाने का कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को दे दिया। फिरोज शाह ने जारियारदारी प्रथा को पुनः शुरू कर दिया और इतलाक एक प्रकार की हुंडी प्रथा का प्रचलन किया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया विभाग वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस विभाग का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दीवाने बंदगान दास के लिए, दास है ना बंदगी करता है। दास क्या करता है? बंदगी करता है। बंद दास। दीवाने खैरात, खैरात क्या होता है? दान में दिया जाने वाला जो होता है उसे खैरात कहते हैं। दीवाने इस्तिखाक पेंशन,
इस्तिखाक ये थोड़ा अजीब है। और लोक निर्माण यह भवन से संबंधित है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे कहता है फिरोज खान तुगलक ने दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर तथा सफा खाना भी शुरू करवाया। फिरोज ने 300 नए नगरों का स्थापना किया, जिसमें फतेहाबाद, हिसार हिसार यहाँ का है हरियाणा, फिरोजपुर जौनपुर यूपी का है, फिरोजाबाद यूपी का है आदि प्रमुख थे। इनका यह क्या था, शहर था। आगे है 1352 में उसने दिल्ली में मदरसा फिरोज शाही बनवाया और मौलाना जलाउद्दीन रूमी इसका प्रिंसिपल बनाया। आगे है बुल जले हे के अनुसार निर्माण कार्य की दृष्टि में फिरोज शाह रोमन सम्राट अगस्टम के समान था। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली विस्तृत वर्णन याहमी बिन अहमद सरहिदी पुस्तक में मुबारक शाही में दिया गया है। आगे है फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल जल घड़ी का आविष्कार किया। आगे इसने दिल्ली में एक जल घड़ी, एक धूप घड़ी और एक नक्षत्र घड़ी लगवाया। इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के टोपरा अम्बाला यानी हरियाणा स्तंभ में दिल्ली मंगाकर फिरोज शाह कोटला है ना, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है ना, कि मस्जिद के सामने मेरठ स्तंभ। देखिए फिरोज शाह कोटला कहाँ है, दिल्ली में। और यही फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज करके अभी हो गया अरुण जेटली स्टेडियम। और ये जो मेरठ स्तंभ जो उसके शिकार था, उसका वर्तमान में इसको हम लोग अस्पताल मतलब स्थापित किया, मतलब सरकार कर दिया है। आगे फिरोज शाह तुगलक शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, बिजनेस वाला पाठ्यक्रम लागू किया शिक्षा में। फिरोज शाह का जीवनी लेखन शमशी सिराज हकीम था। दलाइल फिरोज शाही दर्शन तथा नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ, इसका अनुवाद अजीमुद्दीन किरमानी ने किया था। एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा। ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला पहला दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष उसके धार्मिक कट्टर नीति थी। चलिए अब हम लोग आते हैं, थोड़ा और बचा हुआ है तुगलक वंश का, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ गया, फिर प्लस माइनस हो गया। फिरोज शाह तुगलक, लोधी वंश, सैयद वंश, अच्छा यहाँ ठीक तो था। चलिए पेज नंबर 47। भारत में सर्वाधिक नहर शुरू किया था MBT ने, और सबसे ज़्यादा नहर किसने बनाया, FST ने। संगीत ग्रंथ राग दर्पण फारसी में अनुवाद FST ने किया। और फिरोज ने चांदी का सिक्का बिख और तांबे का सिक्का अधा, बिख अधा, चांदी बिख, चांदी को टका कहते हैं ना बिख, और तांबे को अधा कहते हैं। उसी के द्वारा प्रचलित सिक्का संगनी 6 जीतल का होता था। इसका अतिरिक्त चांदी के छोटे सिक्के चिहल ओ हस्तकनी और विष ओ पंकजनी, विष्ट ओ चारकान, ध्वज दाकनी भी चलवाया था। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है इसने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया, स्वयं को खलीफा का नायाब बताया। FST के विषय में विद्वान का मत क्या है, तो हेनरी इलियट कहते हैं कि सल्तनत युग का अकबर इसे कहते हैं। सल्तनत काल का अकबर कौन है, फिरोज शाह तुगलक। RC मजूमदार कहते हैं फिरोज शाह इस युग के सबसे धर्मांध और उस क्षेत्र में सिकंदर लोधी औरंगजेब का अग्रगामी मानी था। और कहता है विजय हेग कहता है कि राज्य का अपहरणकर्ता था। और बर्नी ये कहते हैं दिल्ली का आदर्श सुल्तान था, सच्चा मुसलमान था। चलिए बर्नी कहता है FST को सच्चा मुसलमान। सल्तनत काल में सिक्के के बारे में देखें तो सोने था 1, चांदी था 10, चांदी था 1, तांबा 80। आगे है परवर्ती तुगलक, थोड़ा देख लेते हैं। मलिक सरवरकर उर्फ ख्वाजा जहां नसरुद्दीन महमूद का वजीर था। महमूद ने इसे मलिक उस सर्क की उपाधि दिया। आगे चलकर इसी ने जौनपुर सर की राज्य स्थापना किया। नासरुद्दीन महमूद के साम्राज्य के विषय में लोग व्यंग्यपूर्व कहा करते थे, शहनशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली थी। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 नासरुद्दीन के समय हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, नासरुद्दीन खान के समय तैमूर लंग का 1398 में आक्रमण हुआ। तैमूर ने भारत पर आक्रमण करने के पश्चात खिज्र, खाको, मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर लंग तुर्क का बरसाल नस्ल से संबंधित था। अब हम लोग सैयद वंश पढ़ेंगे साथियों। 1414 से लेकर 1451 तक, 1414 से लेकर 1451 तक है सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, खिज्र खान को पढ़ेंगे, मुबारक खान को, मोहम्मद शाह को, अलाउद्दीन हसन खान को। तो सैयद वंश के इतिहास के लिए एकमात्र स्रोत याहिया बिन सरहिंदी तारीख़ मुबारक शाही में मिलता है। आगे है खिज्र खान
अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया। स्वयं रहते आला की उपाधि धारण किया। खिज़र खान का मंत्रिमंडल: वजीर मलिक तोपा, शाह नायाब दीवान मलिक सरवरकर, राज्य सचिव मलिक दाऊद और आरिजे मुबालिक मलिक खैरुद्दीन। चलिए आगे देखते हैं। खिज़र खान के पुत्र मुबारक शाह ने विदेशी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया, वह केवल खलीफा के प्रति निष्ठावान रहा, सुल्तान की उपाधि धारण किया। अब आगे है लोधी वंश। साथियों, लोधी के बाद खत्म हो जाता है दिल्ली सल्तनत। क्यों? क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है युद्ध। लोधी हार जाता है, बाबर आता है तो मुगल काल शुरू होता है। बहलोल लोधी 1451 से 1489 और बहलोल लोधी 1451 से 1526 तक है। और 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध लोधी और बाबर के बीच। बाबर जीत गया, लोधी खत्म हो गया। तो जब लोधी खत्म हुआ तो GKTSL मतलब गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी सारा का सारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। ये शासन भारत पर किया बहुत। इसके बाद मुगल ने शासन किया, फिर इसके बाद आधुनिक भारत में अंग्रेज ने शासन किया। यही सब हमारा भारत गुलाम शुरू से ही है। मतलब कहिए तो प्राचीन में भी गुलाम था, मध्य में भी गुलाम था, आधुनिक में भी गुलाम था। तो भारत को लूट के खा गया ये लोग। चलिए यहाँ से मुगल शुरू होता है, तो हम लोग ये हमारा लास्ट पेज रहेगा। चलिए सिकंदर लोधी के बारे में पढ़ते हैं। कितना देर हो गया साथियों? 1 घंटा प्लस हो गया। अपलोड करने में भी हमको लगेगा लगभग 1-1.5 GB इंटरनेट लगेगा। सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। बहलोल लोधी सल्तनत काल के सबसे अधिक समय 38 वर्ष तक शासन किया बहलोल लोधी। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं बहलोल लोधी के समय में ही जौनपुर के सरकी राजवंश का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। लोधी का महत्व सर्वप्रथम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के काल में बढ़ा। उसके बाद अलाउद्दीन के शासनकाल में इख्तियारुद्दीन अल अफगान तथा मलिक मख अफगान के प्रमुख योद्धा थे। बहलोल लोधी ने चौथाई टंका के मूल्य के बराबर बहलोल लोधी नामक चांदी का सिक्का चलाया। अकबर के शासनकाल तक विनिमय का प्रमुख साधन रहा। सिकंदर लोधी हिंदू माँ से उत्पन्न शासक था। उसकी माँ जैनेब सुनार की पुत्री थी। उसके बाद तैमूर लंग के आक्रमण के बाद सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार सिकंदर लोधी के समय में हुआ। गजे सिकंदरी ने 39 खाने होते थे। सिकंदर लोधी ने खदान पर चुंगी कर हटा दिया। सिकंदर लोधी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर का मूर्ति तुड़वाकर उसके टुकड़ों को मांस तौलाने के लिए कसाईयों को दे दिया। आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोधी ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट, आगरा शहर का निर्माण